अस्सलाम वालेकुम गुलिराज मराकेश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक परिपदश मनवा साड़ियाँ वशद कनक गुलिराज एकनो के रोज एकनो के सोबे तहा सनच पेश अल्लाह ताला लक मिनत गिरे के मार शुमार एकनो के रोज एकनो के सोबे दाता अंचो के कुदरत निज़ाम मारा सकें दंते हम रोज रोज तर के शप तहारिया गार कन और मार शुमारा में सकें रसी में हर सवारी पुछता एक वशी हंसते गुलिराज चश्मा सरपा देता हम रोच मकसो मति मराक्ष बिंदात करें चिता चिताई पिड़ा चाहे हमसे मेहमान दावत दें तो जो दो कोशिश था मरागे शान पे से एक जाने सरपदी मार्शमा तक सरपदी और ये सरपदी ज़रूर के हाथ तेरा योका मन इन्ना मनी को होस्ट इफ्जा शकील हूँ मनी मसारी तो रवि इफ्जा ने में जी इफ्जा अस्सलाम वालेकुम मैं इफ्जा शकील वाशिद का शुमारत प्रोग्राम अंचुश के शुमा सरपदे था हर एक सोबी एक मेहमान मैं गुमा अमरादार भी थे और मर्जी भी मैं गुमा एक मेहमान हंसते डॉक्टर रीता चंद्र प्रकाश अब मुर्शिद हॉस्पिटल से बिलोंग करते और कंसल्टेंट थे और मर्जी में टॉपिक हंसते मैं इनीमिया बारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप ठीक है? ठीक बिल्कुल जी ये एनीमिया होती क्या है? एनीमिया जैसे कि हम के खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। जैसे हमारी मेडिकल टर्म्स में तो हम ये कहते हैं कि खून की कमी, फिर उसमें हम कुछ लेवल्स लेते हैं। जैसे कि शुरू वाले दिनों में 3 महीने जो अमल के दौरान होता है कि खून की कमी अगर 11 से कम हो जाती है, 11% ले लें या और भी यूनिट्स होते हैं, उससे अगर उसकी कमी हो जाती है तो फिर उसको हम लेबल करते हैं एनीमिया। और लास्ट वाले जो 2 ट्राइमेस्टर्स होते हैं जैसे 6 महीने, उसमें जो होती है 10.5 से अगर कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया लेबल करते हैं। एनीमिया बेसिकली कैसे चाहिए तो ये बाबत मज़ीद इन्फॉर्मेशन ज़ीरे हैं जैसे डॉक्टर से, लेकिन इतना बहुत कमो डिफ़ाइन करना अलमियन कि मैं जो जिसमें आ कैसे आयरन लूटी थे और आयरन आ लूटी थे कैसे हीमोग्लोबिन कैसे प्रोड्यूस करने से एक प्रोटीन है कि आ एग्जिस्ट करते में रेड ब्लड सेल्स है तो का, और अगर आइए तहा कैसे कमी बेशी कहते तो आइए तहा कैसे एक बीमारी जुड़ भी एनीमिया स्पेशली इन प्रेगनेंसी चूँकि मैं जिस्मा कैसे एक देगे कैसे नुन्नों के सूरत कैसे एक देगे बॉडी कैसे रिप्रोडक्शन है जैसे प्रोसेस है तो कभी पलग अभी तो आइए सूरत हमारा डबल नीड बीतते डबल नीड है सबबा कैसे बीतका कि मैं हीमोग्लोबिन या मैं कैसे आयरन डिफिशेंसी गेश बीतते तो हमें वास्ता कैसे ये बीमारी ज़्यादातर प्रेगनेंसी टाइम कैसे हमारा जा कहते मज़ीद जाने कि शे सिम्टम्स शे कॉजेज़ चीन क्या सिम्टम्स हैं एनीमिया के और कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होते हैं एनीमिया? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है कि थोड़ा काम किया डॉक्टर साहब हम थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में दिल ना लगना, सांस का फूल जाना, छोटे छोटे सांस लेना, थोड़े काम करने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, रंग का फीका पड़ जाना, हाथ पाँव ठंडे रहना, ये सब इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं एनीमिया के पेशेंट हमारे पास। और आप लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, या ट्रीटमेंट से पहले मैं चाहूँगी कि आप कॉजेज़ बता दें कि होते क्यों हैं? हाँ, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि कॉजेज़ में हम पहले आ जाते हैं कि टीनेज प्रेगनेंसीज़ होती हैं। टीनेज प्रेगनेंसीज़ को कहा जाता है जैसे कि जल्दी उम्र में शादी हो जाए फिर हमल ठहर जाए, या बार बार प्रेगनेंसी होना, जैसे कि एक प्रेगनेंसी हुई उसके बाद थोड़े गैप में फिर जल्दी प्रेगनेंसी दूसरी हो गई, मतलब प्रॉपर वक्फा बीच में नहीं है। जैसे आइडियली हम कहते हैं कि 2 साल का वक्फा होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि 2 साल के वक्फे में ये होता है कि वो अपनी बॉडी रिकवर हो जाती है, जो खून की कमी होती है वो पूरी फुलफ़िल हो जाती है, फिर वो जो होती है औरत तैयार हो जाती है दूसरी प्रेगनेंसी के लिए। अगर वो कम वक्फे से हो तो एक अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, फिर अगेन वो मज़ीद खून की कमी हो जाती है दूसरे अमल में। तो ये हमारी कंट्रीज़ में इज़ अ कॉमन काज कहा जाता है इसको। या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे, इसकी वजह से भी होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की, तो खून की कमी हमारे पास ये हो जाती है। तो ये कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एनीमिया ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है। हाँ, हमारे पास जो पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कॉजेज़ पाए जा रहे हैं वो ये हैं। दूसरे कॉजेज़ भी बहुत सारे होते हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस है, बवासीर का मसला, या जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो, जैसे पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होना, या किसी माहवारी का तेज़ आना, या ज़्यादा दिन चलना, तो ये कॉमन कॉजेज़ हैं हमारे पास। अच्छा, कॉमन कॉजेज़ मोस्टली लोग जो है वो विज़िट करते हैं और मैंने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही एनीमिया को वो डायग्नोस करते हैं, मतलब उनको तब जाके पता चलता है कि उनको एनीमिया है। हालांकि आपने जो कॉजेज़ बताई, आपने जो सिम्टम्स बताई, उसमें अगर मैं देखूं तो ये सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं बल्कि पहले भी, इवन शादी से पहले भी बहुत सी लड़कियों को एनीमिया का इशू होता है। लाइक थक जाना काम के दौरान, सांस का फूलना और हाथ पैरों का ठंडा होना,
ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल लाइफ में भी एक लड़की फेस कर रही होती है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर जाती है। आप क्या समझती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको ज़्यादा ट्रीट करने में आसानी होती है या प्रिवेंशन बेहतर है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब प्रिवेंशन बेटर है, क्योंकि हमारे पास आइडियली कॉन्सेप्ट ये होता है कि डॉक्टर के पास हमारे पास या तो प्रेगनेंसी में आते हैं, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो शुरू में आते हैं तो उनका पिक जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लेब्स करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसमें पिक हो जाता है। आइडियली क्या होना चाहिए, प्री प्रेगनेंसी विजिट होता है, जिसमें होता है कि शादी के बाद एक विज़िट किया जाए, जिसमें हमें पता चल जाए अगर वो मरीज़ या तो वो जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं उनके पास ये सिम्टम्स हो रहे हैं उनके साथ, तो हमें जल्दी उसकी टेस्ट करवानी चाहिए और पिक करना चाहिए। फिर जो भी हमारी प्रिवेंशन है, जो ट्रीटमेंट है, उनको प्रोवाइड की जाए। मगर हमारे पास जो क्या होता है, अमूमन हमारे पास पेशेंट्स या तो जो लेडीज़ आती हैं वो लेट प्रेगनेंसीज़ में आती हैं, मोस्टली बुकिंग कम की होती है, तो ये प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं बेबी की अफेक्ट क्या होता है, बेबी पे कितना अफेक्ट करता है? नहीं, बेबी पर अफेक्ट बहुत कुछ होता है। एक तो खून की कमी बच्चे में भी होती है, स्टोर्स कम हो जाते हैं आयरन के। दूसरा ये है कि वक्त से पहले डिलीवरी होना, जैसे वक्त से पहले डिलीवरी होने की वजह से बच्चे का वज़न कम होता है। इसकी वजह से फिर ये क्या होता है कि बच्चे में वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे सांस का मसला होना, बार बार बीमार होना। बच्चा जैसे हम नॉर्मल बच्चों के कंपेयर हम करते हैं तो वो ग्रोथ उसमें लेट्स होती है, माइलस्टोन लेट डेवलप होते हैं, जहनी तौर पर माजूर रहते हैं बच्चे, तो ये सब फेस करने पड़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, यूँ नॉर्मली लोग बहुत इजी ले लेते हैं नीमिया को। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग अगर समझते हैं अच्छा जी आयरन डेफिशिएंसी डजंट मैटर, हम सप्लीमेंट्स पे भी काम चला सकते हैं और मुख्तलिफ डाइट पे भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करते हैं और प्रेगनेंसी में एनीमिया हो, क्या उसे इतना ही इजी ले लेना चाहिए या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें? नहीं, इजी नहीं लेना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि बहुत सारे किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं एनीमिया के। जैसे कि एक तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होती है जो नॉर्मली अमूमन सबको होती है फिजियोलॉजिकल, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज हो जाता है, पानी का मिकदार जिस्म में बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से वो खून की कमी हो जाती है। तो हम एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम देखते हैं कि आइदर ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। अगर ये फिजियोलॉजिकल होती है तो फिर थोड़ा हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उसमें फिर आयरन हम प्रोफाइलेटिक देते हैं और डाइट हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं अबाउट द डाइट कि ये आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, तो उस हिसाब से ये हम फिर चलाते हैं। अगर वो पैथोलॉजिकल है तो फिर उसमें हम मज़ीद टेस्ट करवाते हैं कि किस टाइप की इसको है एनीमिया, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो हम इस मरीज़ के फर्दर टेस्ट अकॉर्डिंग टू लैब के हिसाब से करवाते हैं और उसको ट्रीट फिर उस हिसाब से किया जाता है। उस हिसाब से एज एफ अगर उसे विटामिन की जो है वो कमी है या उसे जो है वो आयरन की कमी है, उस हिसाब से आप उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर बात होती है नॉर्मल लाइफ केयर की, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मैंने देखा है, जैसे आप बता रही है लेट प्रेगनेंसीज़ में अक्सर लोग आकर किसी भी चीज़ को, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में ये होता है कि हम सीवियर स्टेज पे जाके ही डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अगर स्टार्ट से हम पहले से शुरू से, जब आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी है और आप अगर रूटीन चेकअप के लिए आप जाते हो, तो तब से ही अगर आप अपने CBC टेस्ट और बाकी तमाम टेस्ट करवाते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे कि पर्सनल केयर कितनी ज़रूरी है कि नॉर्मली डॉक्टर से चेकअप करवाना? नहीं, पर्सनल केयर है कि मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि एक प्री प्रेगनेंसी विजिट होना चाहिए अगर वो कंसीव करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कुछ रिपोर्टें हम करवा लेते हैं, लेब्स वगैरह टेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमें पता चल जाता है। किसी की ये होता है कज़न मैरिज होती है, जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का क्या होता है, कज़न मैरिज में अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों माइनर हैं तो उस पर बच्चे के 25% रिस्क होते हैं मेजर के, मतलब वो बच्चा अपना ब्लड नहीं बना पा रहा है और बाहर से दिया जाता है टू फुलफिल द लाइफ के लिए। ठीक है, तो वो पहले से ही अगर हमें पता होता है तो हम उस प्रेगनेंसी को उसी तरीके से लेके जाते हैं। कुछ फर्दर टेस्ट करवाते हैं, आया इसका बच्चा जो है मेजर तो नहीं है या माइनर है या तो फिर एक नॉर्मल है, तो उस तरीके से हम काउंसिल करते हैं। दूसरा ये होता है कि प्रिवेंशन, क्योंकि आजकल जो है ना इरा हैज़ चेंज्ड, क्योंकि हमारी जो लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होना, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं हमें।
क्योंकि जंक फूड्स और जो बाहर का हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह से जो बेबीज़ में आजकल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही हैं, मदर्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। क्योंकि आजकल जो मैंने फेस किया एक क्वेश्चन ड्यूरिंग द ओपीडी, जो भी पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन होता है डॉक्टर मैं खाने में क्या खा सकती हूँ, कौन सी चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिज़ीज़, एक डिज़ीज़ नहीं है। प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना होता है। आप हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, मछली का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, ताकि वो आपकी बैलेंस डाइट आपको प्रोवाइडेड हो और इन चीज़ों का जैसे खून की कमी अमल के दौरान उसको फेस ना करना पड़े। क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन मदर के लिए तो है मगर बेबी के लिए भी हैं, तो उसको फेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बात करते हैं, आपने जैसे कहा कि आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा फेस कर रही होती हैं और मैं समझती हूँ उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हमारे लाइफस्टाइल, एक तो हमारे सोने उठने का कोई टाइम नहीं है सबसे पहली बात, और हम लेट नाइट सो रहे होते हैं और सुबह लेट उठ रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है हेल्थ पे। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उसका इफेक्ट आपके बेबी पे भी हो रहा होता है। और लाइफस्टाइल की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हमारे यहाँ खाना पीना हम कुछ इस तरह से है कि जी सुबह चूँकि हम लेट उठ रहे हैं तो हमारा नाश्ता ही दोपहर के टाइम है और देन खाना हमारा शाम को हो रहा है और रात को लेट नाइट हम डिनर ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से और क्या ले रहे होते हैं उसकी तो बात ही अलग है। क्योंकि ये चीज़ होती है कि पेशेंट दूसरे, अगर हम काउंसिल भी कर रहे हैं पेशेंट्स को या नॉर्मली लाइफ में जिसको भी हम काउंसिल करते हैं कि यू शुड ईट प्रॉपर, तो वो कहता है क्वांटिटी वाइज तो हम डॉक्टर सही ले रहे हैं, फिर क्यों खून की कमी हो रही है। तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्वांटिटी वाइज तो हम सही ले रहे हैं मगर हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, क्वालिटी नहीं अच्छी। वही चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल जो डेली रिक्वायरमेंट जो हम कहें प्री प्रेगनेंसी जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, हमारी जो नॉर्मल जो हम हेल्दी फूड्स कहें उसमें जो डेली डाइट में जो आयरन होती है 15 to 20 मिलीग्राम होती है, उसमें ओनली 5% जो होती है हमारे बॉडी में स्टोर होती है, उसमें से 15 से 20 मिलीग्राम में। अब प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी रिक्वायरमेंट हो गई 2 to 3 मिलीग्राम हो गई, फिर सेकंड और थर्ड में मजीद बढ़ गई 6 to 7 मिलीग्राम। अगर जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी उसमें वो प्रॉपर आयरन है नहीं तो हाउ इट विल स्टोर, जाहिर है। और इस पर हमें खुद से सोचना चाहिए कि जो हम ले रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, आया वो हमें उस तरह फ़ायदा दे रही हैं या नहीं। हमारे यहाँ होता यह है कि मैं खुद ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, प्रेगनेंसी में होता है, इट इज़ नेचुरल कि सबकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किसी का कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, किसी का कुछ खाने को दिल, और किसी का तो खाने से दिल भी उठ जाता है, वॉमिटिंग हो रही होती है अर्ली जो है ना वो डेज़ में और अर्ली जो है ना वो मंथ्स में। किसी के जो है ना वो दिल नहीं चाहता खाना खाने को, किसी को सोने का दिल करता है, हर वक्त वो सोते रहता है। तो डिफरेंट प्रेगनेंसीज हाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि कुछ औरतों को कि वो सिर्फ़ और सिर्फ फास्ट फूड पे आ जाते हैं। कुछ को मैंने देखा है, अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक ऐसा मतलब बेबी जब पैदा हुआ तो वो फ़ौरन ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई एंड देन उसे जो है वो NICU में रखा गया बेबी को। क्यों? क्योंकि फिर जो है ना वो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी जो माँ है उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर उससे पूछा भी गया कि आप क्या खाती थी, तो वो कहती थी कि मेरा बस दिल करता था मैं आइसक्रीम खाऊं और मैं कुल्फ़ी खाऊं, और मतलब बस मेरी डाइट में खाने से ज़्यादा ये चीज़ें शामिल थी। नहीं, ये चेंज होती है, डाइट मॉडिफिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मगर उसके लिए भी कुछ मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक, वोमिटिंग की टेबलेट्स दी जाती है, चक्कर आ रहे हैं उसके लिए टेबलेट्स होती हैं। तो वो उससे क्या होता है कि वो सिस्टम को फिर अगर आप जैसे हम कहें फ्रूट्स नहीं ले पा रहे तो जूसेस लें। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फर्स्ट 3 मंथ तो वैसे एवरीवन के लिए सबके लिए बराबर ही होता है, क्योंकि उसमें वोमिटिंग हुई, नोज़िया हुआ, दिल नहीं कर रहा किसी से, स्मेल चेंजेस होती हैं, ये बॉडी चेंजेस आ जाती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो हैबिट चेंज हो जाती है। तो उसको इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खाना पीना बंद कर देना है। जो चीज़ अच्छी लगती है, मेडिसिन आप लें, हाफ आवर बिफोर मील हम देते हैं कि ताकि वो पहले अफेक्ट करे, देन आप स्टार्ट करो उसको खाना। जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो खाएं, ऐसे नहीं कि आप बंद कर दें खाना पीना। तो और कुछ मिथ्स के हवाले से भी बात करूँगी। हमारे यहाँ एक तो हम मिथ्स को बहुत फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं स्टिल इस दुनिया में जो कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई टैबलेट लेनी ही नहीं चाहिए।
कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे पे असर पड़ेगा। भाई अच्छा जी ठीक है आप ना लें, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे उसकी रेस से बच्चे पे असर पड़ेगा। ऐसे ऐसे मिथ्स हैं जिनको नॉर्मली डिनाई सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, जिसपे हो सकता है कि वो सुने तो वो फिर उस पर बिलीव भी कर सकें। आप क्या समझती हैं, ऐसा कुछ है वाकई कि मेडिसिन से बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या आप ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? नहीं, उससे नहीं होता है अफेक्ट, क्योंकि ओनली अल्ट्रासाउंड इज सेफ, उसके कोई रेस नहीं जाते हैं बेबीज़ में। मगर वो भी अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, हमारा ट्रेंड फिर चेंज हो गया है, क्योंकि वो आजकल क्लिनिक्स में जो मिडवाइफ्स वगैरह का भी ये बहुत रोल आ गया है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास जो मोस्टली फेस कर रहे हैं कि पेशेंट की प्रेगनेंसी पीटी तो पॉजिटिव आ जाती है, आपने अल्ट्रासाउंड में कंफर्म नहीं किया, उससे पहले मेडिसिन इंजेक्शंस दे देते हैं, मेडिसिन हाई डोज में दी जा रही हैं। तो इसीलिए मैं तो एक बिग मैसेज दूंगी, पहले आप कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, हॉस्पिटल में जाएं, मुर्शिद हॉस्पिटल जैसे हम कहें, उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर किस्म के डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, हर किस्म के टेस्ट्स आपके हो सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर 1-to-1 केयर प्रोवाइड की जा रही है आजकल। मैं तो कहती हूँ वो एक बल्दिया टाउन में इज़ अ बिग फैसिलिटी है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उसकी जो हम केयर दे रहे हैं वो इक्वल टू आगा खान एंड लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की इक्वल है। तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, आप पूछें कि अगर उस डॉक्टर ने ये इतनी मेडिसिन दी है, आइदर इज सेफ और नॉट, क्योंकि पहले तो हमें प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, आइदर वो इसमें यूट्रस में है या आउटसाइड है। क्योंकि हाँ, क्योंकि आजकल तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क भी बढ़ गए हैं। तो अभी हमने कंफर्म करते नहीं है, उसमें मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, तो ये बहुत इश्यूज आ रहे हैं। फिर पेशेंट को काउंसिल किया जाता है, पेशेंट को अगर हम सही तरीके से काउंसिल करें, थोड़ा टाइम देते हैं, तो पेशेंट कंसीडर करते हैं उस चीज़ को। क्योंकि ज़रूरी है बात करना अपनी डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रीता, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन डॉक्टर्स कुछ बिजी होते हैं, ज़ाहिर है उनको बाकी पेशेंट्स को भी वक्त देना होता है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पेशेंट चाह रहा होता है कि डॉक्टर उसे सुने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुन नहीं पाती। नहीं, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि देखिए कुछ फिर प्रायोरिटीज़ दी जाती है, वो उसमें ये होता है कि हमें किस पेशेंट को ज़्यादा टाइम देना है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स हैं वो भी हमें करना होता है, तो उसमें हम प्रायोरिटीज़ देखते हैं। अगर उस पेशेंट को इतनी नीड नहीं है, काउंसलिंग तो हमने की अपने तरीके से, मगर पेशेंट मोर टाइम चाह रहा है हमसे, और हमें पता है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, कुछ सर्जरीज भी हमें बीच में करनी होती हैं, तो वो फिर उसका टाइम हम दूसरे विजिट में वो कंप्लीट हो जाता है, मगर वो थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। वो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इश्यूज होते हैं, नो डाउट। तो इनको ज़रा वो ज़रूरी है, टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और पेशेंट्स को भी समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स अपनी एक पूरी बैकग्राउंड जो है ना हिस्ट्री और स्टोरी के साथ पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, तो कोशिश कीजिए हिस्ट्री लेके जाएं, पेपर पे लिख के लेके जाएं, या कोशिश करें कि आप अपने जो भी रेगुलरिटीज़ हैं या आपने जो प्रिस्क्रिप्शन पहले से ली हुई हैं या आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो आप एक फ़ाइल बनाकर एक हिस्ट्री की सूरत में आप डॉक्टर के सामने दें, ताकि वो डॉक्टर को पढ़ने में इजी हो और वो देखने में एक ही नज़र देखकर आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझ सकें, मेडिकल हिस्ट्री को। जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फिर हम स्टोरी भी बयान करने लग जाते हैं, तो इतना टाइम हमें भी समझना चाहिए कि उस डॉक्टर के पास नहीं है। वो एक डॉक्टर हैं, उनको बहुत सारे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, और हमें उस टाइम को उनके लिए भी जो है ना वो मस्बत तरीके से जो है ना इस्तेमाल करना, ख़ुद के लिए भी तो तरीक़ाकारी होना चाहिए कि अपनी हिस्ट्री पहले से ही जो है ना अपने सारे रिपोर्ट्स और तमाम चीज़ें एक फ़ाइल बनाकर तरीके से आप देंगे, तो डॉक्टर आपकी बात भी सुनेंगे, आपकी हिस्ट्री भी चेक करेंगे और आपकी ट्रीटमेंट बेहतर कर सकेंगे। जब आप नहीं बताते हैं और आप ये करते हैं कि जी यहाँ से अलग प्रिस्क्रिप्शन ले ली और दूसरे डॉक्टर को दिखा के, तो ये भी बहुत होता है। हाँ। आपसे अगर एक अलग उनका एक अकीदा होता है, एतिकाद में कह सकती हूँ उनका, कि आपके पास आए, अब आपसे उनका इलाज प्रॉपर हो गया, उसके बाद फिर कोई और डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कोई कितना भी ज़रा अच्छे से ट्रीट क्यों ना कर रहा हो, अब उनका अकीदा आप पे टिक गया है। हाँ। वो कितनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हों, वो नहीं हो पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बहरहाल इन मसाइल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कसानी उछते ने मगर अभी उछता चिपत का सारी वेशों में देमौती का पुत्रान निर्दा बरजादारी मैं गुमार